प्राइमरी में तो ऐसा हो रहा था कि रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेस प्रोमिनेंट होगा यहाँ पे, यानी रीजनल लिम्फ नोड्स जो है वो प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व नहीं होते। ऑन द अदर हैंड कैविटेशन जो है वो होगी रेडिली, जल्दी से कैविटी बन जाएगी सेकेंडरी फॉर्म वाली में, और वो जो है इरोजन करवा देगी और डायसेमिनेशन करवा देगी अलोंग द एयरवेज। तो इस तरह की चेंजेस जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं इन्फेक्टिविटी के, क्योंकि जो पेशेंट है ना वो अब स्पूटम प्रोड्यूस करेगा जिसमें बेसिलाई मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी पिक्चर थी इसकी। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो हमेशा जो है वो HIV पॉजिटिव पेशेंट में कंसीडर करनी चाहिए जो कि पल्मोनरी डिजीज़ के साथ हों, ठीक है, यानी HIV वाला भी है, उसको पल्मोनरी भी कोई डिजीज़ है तो हमने वहाँ पे सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस को भी मद्देनज़र रखना है। ऑफ नोट, although an increased risk for tuberculosis exists at the all stages of HIV disease, the manifestation differ depending on the degree of immunosuppression, यानी जितनी ज़्यादा उस एड्स वाले पेशेंट में इम्यूनोसप्रेशन होगी उस हिसाब से उसकी मैनिफेस्टेशन होगी TB की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर पेशेंट जो है वो लेस सिवियर इम्यूनोसप्रेशन का है, यानी उसका CD4 T सेल काउंट जो है वो 300 सेल्स पर यूनिट लीटर से माइक्रोन लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस तरह का पेशेंट जो है ना यूजुअल सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ जो आएगा, ठीक है, यानी इस तरह का पेशेंट जो है वो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ आएगा कि उसके अभी थोड़े से सेल्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस इम्यूनोसप्रेशन हो गई है और पेशेंट के CD4 T सेल का काउंट 200 से भी कम हो चुका है, तो इस तरह के पेशेंट जो है उनकी जो क्लिनिकल पिक्चर होगी वो प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ आएगा, जो कि लोअर और मिडल लोब की कंसोलिडेशन करवाती है। लोअर एंड मिडल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी होती है और नॉन कैविटेटरी डिजीज़ मिलती है, जबकि सेकेंडरी में क्या था, सिर्फ एपाइकल डिजीज़ मिलेगी कैविटेशन के साथ एपिक्स पे, यहाँ पे लोअर एंड मिडल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और नॉन कैविटेटरी डिजीज़। अच्छी तरह याद कर लें इसको, सही है। इम्यूनोसप्रेशन का एक्सटेंट जो है ना वो भी डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, यानी कितनी इम्यूनिटी कम हुई है तो उससे और क्या पता चल सकता है, हमें फ्रीक्वेंसी पता चल सकती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट की, जो कि 10 से 15% माइल्डली इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स में होती है टू अ ग्रेटर देन 50% इन दोज जिनमें सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी है, तो उनमें हमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग के बाहर भी पैथोलॉजी मिलेगी। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। इनिशियल जो लेजन्स होती हैं वो स्मॉल फोकस होती है कंसोलिडेशन का, स्मॉल सा कंसोलिडेशन का फोकस होता है जो कि 2 सेंटीमीटर से भी कम डायामीटर का होता है, और 1 to 2 सेंटीमीटर का होगा एपाइकल प्लूरा में, ठीक है, लंग है ये एपाइकल प्लूरा में 1 to 2 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह की जो फोकाएँ हैं ये शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, फर्म होते हैं, ग्रे वाइट से लेके येलो कलर के हो सकते हैं, जो कि जिनमें मतलब वेरिएबल अमाउंट ऑफ सेंट्रल केजिएशन हमें मिलेगी, ठीक है, सेंट्रल केजिएशन, और पेरिफेरल फाइब्रोसिस मिलेगी, ठीक है, यानी सेंट्रल केजिएशन मिलेगी और पेरिफेरल फाइब्रोसिस मिलेगी। उसके बाद कह रहा है कि फेवरेबल केसेस में इनिशियल पैरेन्काइमल फोकस जो है ना अंडरगो कर जाता है प्रोग्रेसिव फाइब्रस इनकैप्सुलेशन लीविंग ओनली फाइब्रोकैल्सिफिक स्कार्स, यानी अगर कंडीशन फेवरेबल है ना तो अभी जो प्राइमरी अभी जो मतलब फोकस बना है इनिशियल पैरेन्काइमा में फोकस बना है, तो उसमें हमें प्रोग्रेसिव फाइब्रस इनकैप्सुलेशन यानी उसमें एक फाइब्रस कैप्सूल आ जाएगा जो कि पीछे जो है एक फाइब्रोकैल्सिफिक स्कार छोड़ जाएगा, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली एक्टिव लेजन्स में हमें कॉलिसेंस ट्यूबरकल्स मिलेंगे जिनमें सेंट्रल केजिएशन मिलेगी। कॉलिसेंस ट्यूबरकल मिलेंगे मतलब कि छोटे छोटे ट्यूबरकल्स मिलके एक बड़ा ट्यूबरकल बना देंगे, एक्टिव लेजन्स में ऐसा होगा, और उनके अंदर बीच में सेंट्रल केजिएशन होगी। आल्दो ट्यूबरकल बेसिलाई जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है एप्रोप्रिएट मेथड्स के थ्रू, अर्ली एक्सुडेटिव एंड केजियस फेजेस के दौरान भी हम कर सकते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। ग्रेनुलर फॉर्मेशन के दौरान जो है जो एक्सुडेटिव और केजियस फेज होते हैं, केशियस फेज, तो उनके दौरान हम उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली इम्पॉसिबल होता है कि हम उनको लेट फाइब्रोकैल्सिफिक स्टेजेस पे
डिमॉन्स्ट्रेट करे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है। तो शुरू में ही हमें करना होगा, आगे जाके फिर ये इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर कह रहा है कि लोकलाइज्ड एपाइकल सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हील कर जाती है फाइब्रोसिस के साथ, या तो स्पॉन्टेनियसली या फिर हम ट्रीटमेंट देके थेरेपी के बाद, या फिर जब डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस करे और एक्सटेंड कर जाए सेवरल डिफरेंट पाथवेज के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कह रहा है कि अपाइकल लेजन जो है वो इनलार्ज कर हो जाएगी और एरिया ऑफ केजिएशन जो है वो एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक है, बड़ा होगा। इरोजन होगी उसकी ब्रोंकस के अंदर, वो इवैक्यूएट करेगी केशियस सेंटर, क्रिएटिंग अ रैग्ड इर्रेगुलर कैविटी लाइंड बाय द केशियस मटीरियल। ठीक है, समझ आया कि हम बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। उस वाले केस में क्या होगा कि जो एपाइकल लेजन बनी है ना वो इनलार्ज होगी, बड़ी होगी, और उसमें हमें सेंट्रल एरिया ऑफ केजिएशन जो है वो नज़र आएगा, वो फैलता जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा केजिएशन का एरिया। उसके अलावा इसकी इरोजन हो जाएगी ब्रोंकस के अंदर और इवैक्यूएट कर जाएगा। यानी ये हम कह रहे थे कि इसका केशियस सेंटर बढ़ता जा रहा है, केजिएशन ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, तो वो बढ़ते बढ़ते ना ब्रोंकस में इवैक्यूएट कर देगी, मतलब इरोजन हो जाएगी, फट जाएगा ये, और ब्रोंकस में चला जाएगा, इरोड कर जाएगा ब्रोंकस के अंदर। तो उसके नतीजे में जो इसका ये केशियस सेंटर है ये इवैक्यूएट हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा पीछे। ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा, एक इर्रेगुलर सा कैविटी बन जाएगी, इर्रेगुलरली कैविटी जो कि केशियस मटेरियल से बस लाइन हुई हुई होगी, क्योंकि वो सारा तो ब्रोंकस में चला गया ना केशियस मटेरियल, इसलिए तो बस ये एक इर्रेगुलर कैविटी बन जाएगी जो कि लाइन हुई हुई होगी केशियस मटेरियल के साथ, जो कि पुअरली वार्ड ऑफ होगा बाय फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू भी हमें इसमें मिलेगा। जैसा अब हम अगर इस 13.36 फिगर में देखें तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अपर पार्ट्स जो है ना इसके दोनों लंग्स के वो रिडल हुए हैं ग्रे वाइट एरिया ऑफ केजिएशन के साथ। ठीक है, और मल्टीपल एरियाज ऑफ सॉफ्टनिंग एंड कैविटेशन भी हमें नज़र आ रहा है अपर पार्ट्स में। उसके बाद कह रहा है कि इरोजन ब्लड वेसल्स की रिजल्ट करेगी हेमोप्टाइसिस में। जैसे ब्लड वेसल्स इरोड करेंगे तो जाहिर सी बात है हेमोप्टाइसिस होगी, खांसी में खून आएगा मुंह से। ठीक है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट के बाद जो है ना ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाता है। आल्दो हीलिंग जो है फाइब्रोसिस के थ्रू वो ऑफन डिस्टॉर्ट कर देगी हमारे पल्मोनरी आर्किटेक्चर को, क्योंकि हीलिंग जब भी होती है फाइब्रोसिस होती है तो उसमें फाइब्रोसिस तो नुकसानदेह है, पल्मोनरी आर्किटेक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इर्रेगुलर कैविटीज़ जो कि अब हमारी फ्री केशियस नेक्रोसिस बन गई हैं, जो अभी मैंने बना के भी दिखाई, बस खाली सी फ्री इर्रेगुलर कैविटी, तो वो जो है ना इंटैक्ट रहेंगी या वो कोलैप्स भी कर सकती हैं और फिर वो जो है ना फाइब्रोटिक हो जाएंगी बाद में। ठीक है, या तो कोलैप्स करेंगे या फिर फाइब्रोटिक हो जाएंगी, इंटैक्ट भी रह सकती है। अगर ट्रीटमेंट एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट है, या फिर होस्ट का जो डिफेंस है वो इम्पेयर हो गया है, तो इन्फेक्शन जो है ना वो स्प्रेड कर जाएगा, डायरेक्ट एक्सटेंशन हो जाएगी उसकी और डायसेमिनेशन होगी एयरवेज के थ्रू, लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू और हमारे वास्कुलर सिस्टम के थ्रू। देन बात करता है मिलियरी पल्मोनरी डिजीज़ की, जो कि ऑर्गेनिजम्स में होती है जब ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएं थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स और फिर वो रीसर्कुलेट कर रहे हो हमारे लंग के ही अंदर पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ब्लड में आ रहा है। अब लेजन्स जो है ना वो स्मॉल अपीयर होती हैं, 2 मिलीमीटर के फोकाई बनते हैं येलो वाइट कंसोलिडेशन के। ठीक है, 2 मिलीमीटर के, जो स्कैटर्ड होते हैं पूरे लंग के पैरन कायमा में। ठीक है, अब ये जो मिलियरी वर्ड है ना ये डिराइव हुआ है, इसकी जो रिजेंबल है बाजरे के दानों की तरह की होती है, इसलिए इसको हमने ये नाम दिया है। विथ प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो यहाँ पे हमने पढ़ी, तो प्लूरल जो कैविटी होती है ना हमारी वो इनवेरिएबली इन्वॉल्व हो जाएगी और सीरस प्लूरल इफ्यूजन्स हो जाएंगी।
ट्यूबरक्यूलस इम्पाइमा हो सकता है, या ओब्लिटरेटिव फाइब्रस प्लूराइटिस हो सकता है। ठीक है, अगर प्लूरल कैविटी इन्वॉल्व हो गई तो ये सारे प्लूरा के मसले हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है एंडोब्रोंकायल, एंडोट्रैकियल एंड लैरिंजियल ट्यूबरक्यूलोसिस भी डेवलप कर सकती है जब इन्फेक्टिव मटेरियल या तो फैले लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू, या फिर जो एक्सपेक्टोरेटेड इन्फेक्शियस मटेरियल है बलगम के थ्रू जो आया है उसके थ्रू अगर फैलेगा तो हमें एंडोब्रोंकायल, एंडोट्रैकियल और लैरिंजियल टीबी भी हो सकती है। म्यूकोजल जो लाइनिंग है ना वो स्टडीड होंगी माइन्यूट से छोटे छोटे से ग्रेन्युलोमेटस लेजन के साथ। समटाइम्स वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे नज़र आएंगे। फिर दूसरा है सिस्टेमिक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। अब ये इंशो करता है जब ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डायसेमिनेट कर जाए हमारे ब्लड के थ्रू यानी हेमेटोजेनियसली थ्रू आउट द बॉडी में। अब सिस्टेमिक जो नाम से पता चल रहा है सिस्टेमिक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारे लिवर में, बोन मैरो में, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड्स, मेनिंजीज, किडनीज, फैलोपियन ट्यूब्स और एपिडिडाइमस में होता है। जैसे कि अगर हम फिगर देखें तो इस 13.37 फिगर में शोन है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि स्प्लीन में हुई है। ठीक है, ये कट सरफेस से शो कर रहा है। इसमें हमें न्यूमरस छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा ग्रे वाइट ग्रेन्युलोमास नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मिलियरी टीबी बाजरे के दाने जैसा लग रहा है। उसके बाद है आइसोलेटेड ऑर्गन ट्यूबरकुलोसिस। आइसोलेटेड ऑर्गन ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो अपीयर हो सकती है किसी भी एक ऑर्गन में या फिर टिश्यू में जो सीड हुआ हो हेमाटोजेनस यानी ब्लड के थ्रू, और फिर वो प्रेजेंट कर सकता है टीबी की मैनिफेस्टेशन के साथ। ऑर्गन्स जो अब इसमें टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं वो हमारी मेनिंजीज होती है, उनको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है। किडनी होंगी तो रीनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड्स में और बोन्स में भी हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। फेलोपियन ट्यूब से सेल्पिंजाइटिस। जब वर्टिब्री अफेक्ट होगी ना तो उस कंडीशन को हम कह देंगे पॉट डिजीज़। अच्छी तरह इसको रट लें, पॉट डिजीज़ जब वर्टिब्री अफेक्ट होगी यानी वर्टिब्री की टीबी। पैरास्पाइनल कोल्ड एब्सेसिस जिनमें हमें नेक्रोटिक टिश्यूज़ मिले तो वो ट्रैक करेंगे अलोंग द टिश्यू प्लेन्स टू प्रेजेंट एज एब्डोमिनल या पेल्विक मास। ठीक है, वो यूँ नीचे आएंगे और वो हमें ऐसा लग रहा होगा कि एब्डोमिनल या कोई पेल्विक मास है। वो असल में कोल्ड एब्सेसिस होते हैं, वो पैरास्पाइनल कोल्ड एब्सेसिस, और उनमें नेक्रोटिक टिश्यू होता है। उसके बाद है अगला लिम्फ एडिनाइटिस। लिम्फ एडिनाइटिस बहुत ही फ्रीक्वेंट फॉर्म है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक है, लंग के बाहर हो रही है और यूजुअली ये सर्वाइकल रीजन में होती है। इसको स्क्रोफुला भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी में 3rd ईयर में। ठीक है, स्क्रोफुला जो सर्वाइकल रीजन पे होती है। ठीक है, ये नीचे फिगर देखिए, इसमें स्क्रोफुला दिखाया गया है, ये लिम्फ एडिनाइटिस है। फिर कह रहा है कि लिम्फ एडिनोपैथी जो है ना वो ज़्यादातर यूनिफोकल होती है एक साइड पे, और मोस्ट पेशेंट जो होते हैं उनको कंकरेंट एक्स्ट्रा नोडल डिजीज़ नहीं होती। ठीक है, HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं ऑन द अदर हैंड उनमें आलमोस्ट ऑलवेज मल्टीफोकल डिजीज़ होगी। वैसे तो ये यूनिफोकल होता है लेकिन HIV वालों में मल्टीफोकल होगी, सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे, और या तो पल्मोनरी या कोई और ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होगी एक्टिव टीबी के साथ। उसके बाद है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। तो पास्ट के सालों में ना इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कॉन्ट्रैक्ट होती थी जब कंटेमिनेटेड मिल्क पिया जाता था, और ये फेयरली कॉमन था प्राइमरी फोकस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के साथ। ठीक है, प्राइमरी फोकस बन जाता था। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में आज जो है ना इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन है जो प्रोट्रैक्टेड है एडवांस सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस की, यानी जो एडवांस सेकेंडरी वाली है ना वो करवाती है ये इंटेस्टाइनल टीबी। सेकेंडरी टू द स्वेलिंग ऑफ कफ्ड अप इन्फेक्टिव मटीरियल, यानी एक किसी को लंग्स वाली हुई है टीबी और उसने वो जब उसमें बलगम आया है एक्सपेक्टोरेंट है उसको उसने स्वेलो कर लिया है, खा लिया है। अब वो जो है वो जाएगा इंटेस्टाइन में और वो इन्फेक्टेड फ्लैग जो है वो एक्सपेक्टोरेंट वो इंटेस्टाइन में जाके टीबी करवाएगा, उस वजह से एज ए सेकेंडरी होती है। वरना आजकल जो है ना कंटेमिनेटेड मिल्क वाली जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जो है टिपिकली ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ट्रैप कर जाता है हमारे म्यूकोजल लिम्फोइड एग्रीगेट्स में, वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनमें, स्मॉल और लार्ज बाउल के। ठीक है, जहाँ पे जो है इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट हो जाएगी और अल्सरेशन हो जाएगी ओवरलाइंग म्यूकोजा की, पार्टिकुलरली याद रखिएगा हमारे इलियम की।
इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट एंड अल्सरेशन। तो मैनी पैटर्न ट्यूबरकुलोसिस के जो है वो 13.38 इस फिगर में डिपिक्टेड है। यहाँ पे ये देखिए नेचुरल हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस दिखाया गया है। यहाँ पे इंक्रीजिंग इम्यूनिटी दिखाई गई है और यहाँ पे वीक्स, ये टाइम है, ये हफ्तों का, ये सालों का। तो सबसे पहले देखें कि प्राइमरी इन्फेक्शन होता है किसी को, ठीक है, तो उसको लोकलाइज्ड केजिएशन होती है। ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। एक तो केजिएशन हुई है, दूसरा केजिएटिंग लिम्फ नोड में भी केजिएशन हुई है। अब ये अगर इसकी जो है स्प्रेडिंग लेजन्स की लिटिल केजिएशन है, तो अगर इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये लोकलाइज्ड लेजन हो जाएगी और मोर केजिएशन होगी, ठीक है। ज़्यादा केजिएशन का होना अच्छी बात होती है क्योंकि मैक्रोफेजेस वगैरह ने उसको घेर लिया है और मतलब उसको बैक्टीरिया को फैलने नहीं देंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं होने देंगे, ग्रेनुलोमास वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इम्यूनिटी होगी तो ऐसा होगा। तो ये जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बना वो अब हील लेजन्स हो गई हैं और ऑर्गेनिज्म अब वायबल नहीं रहा और ये स्कार बन चुका है। लेकिन अगर ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो है वो लेटेंट लेजन बन जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म डोरमेंट हो जाता है, पल्मोनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद, ये हफ्तों में ऐसा हुआ और कुछ सालों के बाद उसकी रीएक्टिवेशन होगी और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आगे जाके क्या करवाती है, उसमें या तो प्रोग्रेसिव सेकेंडरी टीबी होगी या फिर जो प्रोग्रेसिव सेकेंडरी टीबी हुई है वो आगे जाके मैसिव हेमेटोजेनस डाइसेमिनेशन करवाएगी और मिलियरी टीबी हो जाएगी, वो बाजरे के दाने वाली पूरी बॉडी में, जैसा कि स्प्लीन की मैंने आपको फिगर दिखाई, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव सेकेंडरी टीबी क्यों होती है, जब लोकलाइज्ड केजिएटिंग डिस्ट्रक्टिव लेजन्स हो जाती हैं, पल्मोनरी भी हो सकती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जैसे देखिए कैविटी भी बन रही है, केजिएशन भी हो रही है, स्कार भी बन रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव लेजन्स बनी है, किडनी में भी हो रहा है, लंग में भी हो रहा है, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों, तो वो भी प्रोग्रेसिव सेकेंडरी टीबी करवाती हैं और मैसिव हेमेटोजेनस डाइसेमिनेशन एंड देन मिलियरी टीबी। इसके अलावा जो अब हमने प्राइमरी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, जो बनता है ना लोकलाइज केजिएशन जो होती है, वो कुछ हफ्तों के अंदर आगे जाके प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी भी करवा सकती है। अब प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी जो है उसका अगर मैसिव हेमेटोजेनस डाइसेमिनेशन उसकी भी होगी लिवर में, स्प्लीन में, तो वो भी मिलियरी टीबी करवाता है। और यही प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी सालों के अंदर जाके सेकेंडरी बन जाती है, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस इसी से डेवलप करती है। तो ये सारा हमने थ्योरी में समझ लिया और डिपिक्टेड जो है फिगर में भी देख लिया। उसके बाद आते हैं क्लिनिकल फीचर्स ट्यूबरकुलोसिस के। देखिए लोकलाइज जो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस हमने देखी ना, जो लोकलाइज्ड है वो एसिम्टोमेटिक रहती है ज़्यादातर। जब मैनिफेस्टेशंस अपीयर होंगी तो वो यूजुअली इंसीडियस होती हैं, ठीक है। ऑनसेट में इंसीडियस होती है यानी क्रॉनिक होती है, सटल वे में होती है, लेकिन उनका हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ग्रेजुअली आती हैं, डेवलपमेंट होती है, दोनों सिस्टेमिक की भी और लोकलाइजिंग सिम्टम्स और साइंस हमें मिलेंगे, सिस्टेमिक भी और लोकलाइज। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन क्यों मिलती है हमें, क्योंकि कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं हमारे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से, जैसा कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज़ होता है, इंटरल्यूकिन 1। अब ऑफन ये ना अर्ली इन द डिजीज़ कोर्स में ये रिलीज़ होते हैं और ये क्या करवाते हैं, मलेज, इन साइटोकाइंस की वजह से एनोरेक्सिया होता है, वेट लॉस होता है और फीवर होता है। कॉमनली फीवर जो है ना वो लो ग्रेड का होता है, याद रखिएगा, और ये रेमिटेंट होता है, यानी अपीयर करता है लेट ईच आफ्टरनून और फिर सबसाइड कर जाएगा, ठीक है। हर दोपहर को लेट आएगा ये फीवर और फिर सबसाइड कर जाएगा, रेमिटेंट होगा लेकिन लो ग्रेड का होगा, याद रखिएगा। और इसमें नाइट स्वेट्स हमें मिलेंगे, देखिए ये क्लिनिकल साइड पे आपको इस तरह के पेशेंट्स मिलेंगे, तो ये डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं इसकी। विथ प्रोग्रेसिव पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, जैसे ही मतलब अब लंग्स और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो स्पूटम की अमाउंट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पहले तो स्पूटम म्यूकोइड होगा लेकिन बाद में वो पर्युलेंट पस वाला होता जाएगा। जब कैविटेशन होगी तो फिर स्पूटम में हमें ट्यूबरक्यूल बेसिलाई भी मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर अब बैक्टीरियाज भी हैं जब कैविटेशन हो जाएगी। अब कुछ डिग्री की हेमोप्टाइसिस प्रेजेंट होती है हाफ ऑफ ऑल केसेस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। प्लूरिटिक पेन जो होता है, शार्प स्टेबिंग पेन, वो क्यों होता है, जब एक्सटेंशन हो जाती है ना इन्फेक्शन की प्लूरल सरफेस में, उसकी वजह से। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस पे अब हम आते हैं,
तो वो जो है ट्यूबरक्लोसिस की उनमें है, वो जो है ना वो डिपेंड करती हैं ऑर्गन सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस सल्पिंजाइटिस जो है ना वो प्रेजेंट कर सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है उसमें। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में सर में दर्द हो सकता है, न्यूरोलॉजिक डेफिसिट आ सकते हैं। पॉट डिजीज़ मैंने आपको बताया, वर्टिब्रा में अगर टीबी हो जाए तो उसमें बैक पेन मिल सकता है, पैराप्लेजिया, इस तरह के मतलब सिम्टम्स होंगे, तो जो सिस्टम इफेक्ट होगा उस हिसाब से। डायग्नोसिस पल्मोनरी डिजीज़ की जो है वो की जाती है इन पार्ट हिस्ट्री के ऊपर, और हमने फिज़िकल और रेडियोग्राफिक जो फाइंडिंग्स होती है ना, कंसोलिडेशन की और कैविटेशन की, जो हमें एपिसिस ऑफ द लंग्स में मिलती है, वो हमने चेक करनी है। अल्टीमेटली हाउएवर ट्यूबरकुल बेसिलाई जो है उसको भी आइडेंटिफाई ज़रूर करना है। उसके बाद कह रहा है मोस्ट कॉमन मेथोडोलॉजी जो है ना डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स की, जो कि हमें स्पूटम में मिलते हैं, और हम उनको स्टेन कैसे करते हैं, फ्लोरेसेंट ओरामीन रोडामीन, फ्लोरेसेंट ओरामीन रोडामीन की मदद से हम इनको एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को स्टेन करते हैं। ये आपने नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, फ्लोरेसेंट ओरामीन रोडामीन। अब कन्वेंशनल कल्चर्स जो आ गए हैं माइकोबैक्टीरिया के, उनको तकरीबन 10 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल कल्चर्स है, लेकिन अब जो लिक्विड मीडिया आया है वो रेडियोमेट्रिक अस्से पे बेस्ड है, और ये माइकोबैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को ना डिटेक्ट करता है, और ये तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर ही हमें आंसर दे देता है। तो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन हम परफॉर्म करते हैं लिक्विड मीडिया की ग्रोथ से, एज वेल एज टिश्यू सेक्शंस पे भी करते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें माइकोबैक्टीरियम को। हाउएवर कल्चर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है, कल्चर ही अच्छे हैं, बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इससे जो है ना ओकेजनल पीसीआर नेगेटिव जो केसेस होते हैं, जो कभी कभी इस तरह के भी मिलते हैं, तो वो भी हमें जो है इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कल्चर की मदद से, ठीक है। तो कल्चर ही बेस्ट रहेगा। एंड आल्सो अलाउज द टेस्टिंग ऑफ, यानी कि ये हमें ऑल्सो अलाउ करता है ड्रग की ससेप्टिबिलिटी को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कंसर्न मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR, ये डिफाइन हुआ है कि रेजिस्टेंस हो माइकोबैक्टीरिया से 2 और मोर ऑफ द प्राइमरी ड्रग्स जो यूज़ की जा रही हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये अब आजकल बहुत कॉमन हो रहा है ये मसला, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का। और WHO ने एस्टिमेट किया है कि 5 लाख जो लोग हैं जो अब नए अफेक्ट हो रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से 2014 में, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेटली 3% नए केसेस और 20% पहले वाले ट्रीटेड केसेस को। एपिसेंटर इस ट्रबलिंग एपिडेमिक का लाया करता है ईस्टर्न यूरोप और रशिया, जहाँ पे कुछ लोकेल्स जो है ना 20% नए इन्फेक्शंस के साथ हैं, और उनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन पाया जा रहा है। ऑफ इवन ग्रेटर कंसर्न अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% इस तरह के जो केसेस हैं उनमें हमें एक्सटेंसिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मिल रही है, जो डिफाइन हुई है कि रेजिस्टेंट हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से भी उनको रेजिस्टेंस हो रही है, ठीक है, इस तरह के टीबी के पेशेंट्स को, ठीक है, उन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के साथ भी जो कि आजकल यूज़ की जा रही है टीबी के लिए। उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि प्रोग्नोसिस जो है ना वो डिटरमाइन होती है एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन के साथ, लोकलाइज्ड वर्सेस वाइड स्प्रेड, उस हिसाब से हम उसकी प्रोग्नोसिस बनाते हैं। इसके अलावा इम्यून स्टेटस चेक करते हैं होस्ट का। दूसरा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ऑर्गेनिज्म की। अंडरस्टैंडेबली प्रोग्नोसिस जो है ना वो गार्ड होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के साथ। अमाइलोइडोसिस भी जो है वो कह रहा है कि परसिस्टेंट जो केसेस होते हैं टीबी के उनमें अमाइलोइडोसिस भी हो जाती है। दैट्स इट, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ। लास्ट हम इसकी समरी देख लें कि हमने ट्यूबरकुलोसिस में इतनी देर से क्या पढ़ा। ट्यूबरकुलोसिस एक क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन ये वर्चुअली एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इनिशियल जो एक्सपोजर होता है ना माइकोबैक्टीरिया का, वो रिजल्ट करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स होगा जो कन्फर करता है रेजिस्टेंस और लीड करता है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। उस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ही हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो कि डिटरमाइन होती है पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ऑन द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है, स्किन पे किया जाता है, वो भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि टी हेल्पर 1 सबसेट जो होता है CD4 टी सेल्स का, उनका बहुत ही क्रूशल रोल होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, ठीक है, अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरिया।
ये भी हमने पिक्चर में भी देखा, किस तरह सारा एक्सप्लेन किया मैंने। मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन और बैक्टीरियल कंटेनमेंट, जिनमें इंटरफेरोन गामा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है, तो इनका भी बहुत क्रूशियल रोल होता है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा हिस्टोपैथोलॉजिक हॉलमार्क होस्ट रिएक्शन का टू द ट्यूबरक्लोसिस इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में ये है कि उनमें ग्रेन्युलोमास की हमें प्रेजेंस मिलेगी, यूजुअली केजियस नेक्रोसिस के साथ। ठीक है, केजियस मैंने आपको बताया अच्छी बात है, ग्रेन्युलोमास बने, केजिएशन हो, इसका मतलब है कि वो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। फिर हमने कहा कि प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इम्यूनोकॉम्पिटेंट जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें एसिम्प्टोमेटिक रहती है और रिजल्ट करेगी हील्ड लेजन सही हो जाएंगे। ठीक है, टिपिकली वो हील्ड लेजन सब प्लूरल फोकस होते हैं। ठीक है, और ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स भी ज़्यादातर वो सब प्लूरल फोकस होते हैं, और इसके अलावा ड्रेनिंग लिम्फ नोड। फिर हमने पढ़ी सेकेंडरी यानी रीएक्टिवेशन ट्यूबरक्लोसिस, उसके बारे में हमने कहा कि ये प्रीवियसली अगर कोई एक्सपोज्ड इंडिविजुअल है तो उनमें हो जाती है, जिनकी यानी कि होस्ट डिफेंसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या आती हैं कि कैविट्री लेजन्स बन जाती है लंग की एपाइसिस में, ये हमने पढ़ा। वहाँ लिम्फ नोड्स और प्लूरल फोकस बने, यहाँ पे एपाइसिस अफेक्ट होंगी। प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, तीसरी थी प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में एक और बात की गई कि ये जो है ना सिस्टेमिक सीडिंग के थ्रू होती हैं, करवा सकती हैं, और अगर सिस्टेमिक सीडिंग होगी तो लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस हो सकता है। लास्ट में हमने पढ़ा कि HIV सीरो पॉजिटिव स्टेटस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस, डेवलपमेंट या रिक्रूडिसेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी रिकरेंस ऑफ द एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, दैट्स